ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श सर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पीडीएफ के पार्ट 1 में देखा था, यानी 22 क्वेश्चनों का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर रखा है। चलिए आज हम लोग कुछ उस पीडीएफ के सॉल्यूशन करने से पहले कुछ बातों को समझते हैं। देखिए कुछ बातें जो कि अभी सूचना मिली हुई है। एक है कि रेलवे का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होने वाला है। फर्स्ट बात ये है कि रेलवे का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होने वाला है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग में था। और दूसरी बात यह है कि बिहार गवर्नमेंट वह लगभग 12,500 पदों पर, लगभग 12,500 पदों पर, 12,434 पदों पर, लगभग 12,500 पदों पर वैकेंसी लेने जा रही है, जिसमें 10+2 स्तर पर 9600 पद हैं। 9600 पद केवल 10+2 स्तर पर हैं। तो जो लोग 10+2 कर लिए हैं, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और वो लोग 10+2 कर रखे हैं और उनका एज 18 वर्ष हो चुका है या 18 वर्ष हो चुका है, 2-3 महीना कम है, वे लोग तैयारी में जुट जाए, क्योंकि इसका जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि डेट अनाउंस होने वाला है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म का डेट अनाउंस होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाए। ठीक है, ये नहीं कि लॉकडाउन है आप लोग पढ़ना छोड़ दे। ठीक है, तैयारी में जुट जाए, क्योंकि 3 एग्जाम है। एक CHSL है, CHSL का भी टेनेटिव डेट अनाउंस हो गया है, टेनेटिव डेट अनाउंस हो चुका है CHSL का। उसके बाद रेलवे के एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस होने वाला है। बिहार गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, वैकेंसी निकालने जा रहा है। तो बिहार गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकालने जा रहा है काफी जल्द ही एग्जाम लेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाए और तैयारी अपना जारी रखें। चलिए, रेलवे के एग्जामिनेशन में और CHSL में रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। CHSL में 25 नंबर का और रेलवे के एग्जामिनेशन में लगभग 30 नंबर का और इसमें 25 नंबर का रीजनिंग पूछता है। तो आप लोग रीजनिंग को काफी अच्छे से करें, इसका एक नोट्स बनाएं और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, उन सबको एक एक करके नोट डाउन करें और पीडीएफ का सॉल्यूशन करें और उसको एक नोट्स में अलग रखें। ठीक है, या पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइस के जो हम लोगों ने पीडीएफ प्रोवाइड कराया है आप सभी को, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन जो है एक्सपांशन ऑफ डाइस का है। यह क्वेश्चन किसका है, तो एक्सपांशन ऑफ डाइस का है। देखिए क्वेश्चन जो होता है वह हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे आप सभी को दिखाई देता है वैसे हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, हमें भी फोन में देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, एक्सपांशन ऑफ डाइस का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें मिसप्रिंटिंग होने के कारण उसमें मिसप्रिंटिंग हो चुका है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 तक 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है, यानी सब पर अलग अलग अंक अंकित है। और यह भी दिया गया है कि फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं डाइस के एक्सपांशन ऑफ डाइस, यानी डाइस के प्रसार पर आधारित होते हैं। बातों को आराम से समझते हुए सॉल्व करना है। आप लोग शायद सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ डाइस को हमने ऑलरेडी बनवा रखा है। एक्सपांशन ऑफ डाइस को हमने ऑलरेडी बनवा रखा है। चलिए देखिए एक्सपांशन ऑफ डाइस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, आराम से काफी इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिए बोल रहा है कि फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है। अगला देखिए, अगला टर्म प्रतिमुख का मतलब बताए थे। प्रतिमुख का मतलब हमने क्या बताया था, प्रतिमुख का मतलब क्या, अपोजिट, यही ना बताया था हमने प्री वीडियोज में। हमने जब कंसेप्ट को बताया था, एक्सपांशन ऑफ डाइस को बताया था, तो उसमें बताया था कि प्रतिमुख सतह क्या होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए फलक 1 और 5 के प्रतिमुख हैं। 3 जो है फलक 1 और 5 के बीच में है। एक टर्म यहां पर दे दिया कि 3 क्या है, 1 और 5 के बीच में है। 3 जो है 1 और 5 के बीच में है, तो ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ जो सतह होती है, ऐसे जो सतह है, यानी ऊपर वाली सतह है और नीचे वाली सतह है। बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा, बातों को एकदम ध्यान से समझना है और आराम से इजी वे में क्वेश्चन को करते हुए चलना है। ठीक है,
चलिए देखिए, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह क्या होती है, प्रतिमुख होती है, विपरीत होती है। उसके बाद एक एक के अंतराल पर जो सतह प्राप्त होती है वे सभी सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फलक 2 और 5 एक दूसरे के, फलक 2 और 6 क्या है, एक दूसरे के प्रतिमुख है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 को रख सकते हैं ना। आगे क्वेश्चन ये बोला है कि फलक 4 जो है, फलक 4 वह फलक 2 के संलग्न है। फलक 4 जो है वह 2 के संलग्न है। तो देखिए अपोजिट के बाद जितनी भी सतह होती है, एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। और देखिए यहाँ पर 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा क्योंकि 1 के अंतराल पर है। उसके बाद 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा और ये सभी सतह क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा x सही है। फलक 2 फलक 3 के संलग्न है। अब देखिए फलक 2 जो है फलक 3 के संलग्न है। 3 का तो अपोजिट एक 4 हो गया, बाकी सभी सतहें क्या होंगी, तो संलग्न सतह होंगी, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो और चाहे 6 हो। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है, यह तो 1 नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, लेकिन अगले वाले को भी चेक करके आपको बता दे रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का जरूरी होता है। देखिए अगला जो बोल रहा है कि फलक 6 फलक 2 और फलक 4 के बीच में है। फलक 6 2 और 4 के बीच में है, नहीं है तो नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, फलक 1 फलक 5 और 6 के बीच में है। फलक 1 और 5 6 फलक 1 5 और 6 के बीच में है, नहीं है तो यह नहीं होगा। अब देखिए अगला जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी हमने तो 1 नंबर को सही पहले ही कर दिया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया था, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को उसके बाद करते हैं। जिनका बन गया है, हमें आशा है कि सबका बन गया होगा, पीडीएफ के सारे क्वेश्चन सबका बन गया होगा, लेकिन हम सॉल्यूशन करा दे रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं। कभी भूलिएगा तो एक बार वीडियोज को देख लीजिएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक घन 6 सतहों पर अलग अलग, घन पर 6 सतहों के अलग अलग दिनों के नाम दिए हुए हैं। सोमवार के विपरीत गुरुवार है और रविवार मंगलवार के बीच बुधवार है। देखिए रविवार और मंगलवार के बीच कौन सा दिन है, तो बुधवार है। बातों को ध्यान से समझिएगा, काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए कुछ इस प्रकार का डाइस आपको देखने के लिए मिलेगा ना। बोल रहा है कि रविवार और मंगलवार के बीच कौन है, बुधवार। यानी बुधवार को अगर यहाँ पर लिख दे बुधवार और यहाँ पर क्या लिख दे रविवार, तो यहाँ पर क्या होगा, रविवार एवं मंगलवार के बीच बुधवार है। फर्स्ट टर्म को हमारा क्या हो गया, कंप्लीट कर लिए हम लोग। रविवार और मंगलवार के बीच बुधवार है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आगे को जो बोल रहा है वह बोल रहा है कि सोमवार के विपरीत गुरुवार है। तो सोमवार यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुरुवार। क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ डाइस में हमने बताया था, क्या बताया था कि ऊपर वाली और नीचे वाली सतहें एक दूसरे के विपरीत होती है। साथ ही ये भी मैंने बताया था कि एक एक बक्स के गैप पर जो सतह प्राप्त होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। बातों को ध्यान से समझिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि एक सतह पर शनिवार को रखा जाए, यदि एक सतह पर शनिवार को रखा जाए तो शनिवार के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पर शनिवार रख दिए, यही ना सतह बाकी है, यही ना सतह बाकी है, तो यहाँ पर शनिवार को रख दिए और पूछ रहा है शनिवार के विपरीत। एक बक्स के अंतराल पर विपरीत निकलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है, एक घन की 6 सतहों पर अलग अलग रंगों के नाम लिखे हुए हैं। काला के विपरीत नीला है और बोल रहा है कि लाल और हरा के बीच गुलाबी है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं, इसे भी बनाते हैं काफी इजी वे में। कुछ नहीं करना है, सीधे ऐसे डाइस का निर्माण करना है। ठीक है, ऐसे डाइस बना दिए, कुछ एक्सपांशन ऑफ डाइस को मैंने बना दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि काला के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है। यहाँ पर लाल लिख दिए और यहाँ पर क्या लिख दिए,
हरा, लाल और हरा के बीच में क्या है तो गुलाबी है। और ये भी बोल रहा है कि काला के विपरीत नीला है, तो काला ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, विपरीत में क्या है नीला है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक सतह पर यदि एक सतह पर नारंगी हो तो, यदि एक सतह पर नारंगी हो तो नारंगी के बीच यही ना सतह बाकी है, अभी मैंने बताया था यही ना सतह बाकी है, तो नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा, तो नारंगी के विपरीत गुलाबी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते रहना है और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, तो मानवेंद्र के विपरीत कौन सा था। ये भी एक्सपांशन ऑफ डाइस का क्वेश्चन है, इसे भी काफी इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का डाइस दिया हुआ है आपके समक्ष, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है डाइस, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, तो जय जो देखिए डाइस के अंतर्गत दो बातें ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बातें, तो या तो आपको साथ में रहना है, किसी के साथ में रहना है, या अगर आप साथ में नहीं रहे तो सीधे विरोधी बने, सीधे उसका अपोजिट, सीधे उसका विरोधी बने, दूसरा कुछ नहीं। या तो आपको साथ में रहना है और नहीं तो सीधे विरोधी बनना है, बस दो ही बातों को ध्यान में रखना है। और जो साथ में रहते हैं वे कभी विरोधी नहीं होते, जो साथ में रहेंगे वे लोग विरोधी नहीं रहेंगे, और जो विरोधी रहेगा वो साथ में नहीं होगा। बस डाइस में यही टर्म है, दूसरा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर अगर ललित को लिख दिया जाए, ललित को, तो यहाँ पर नीरज आएगा ना, क्योंकि ललित और नीरज पड़ोसी है तो कभी भी पड़ोसी होंगे तो वे कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, लेकिन तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है, लेकिन तारा एवं ललित क्या है, पड़ोसी नहीं है। तो जब तारा एवं ललित पड़ोसी नहीं है तो सीधे अपोजिट है, तो अपोजिट क्या रखा जाएगा, यहाँ पर तारा को रख दिया जाएगा तो ये पड़ोसी नहीं होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बोला है कि जय और कुमार पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो क्या है, पड़ोसी नहीं है तो क्या है, अपोजिट है, यही ना, जय और कुमार, यहाँ पर कुमार लिख दिया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मानवेंद्र के विपरीत, तो बचा हुआ सतह यह है, तो यहाँ पर क्या कौन बैठेगा, मानवेंद्र बैठेगा, और मानवेंद्र के विपरीत कौन सा होगा, तो मानवेंद्र के विपरीत नीरज हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, काफी टफ क्लास का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं एक बार कोई चैप्टर क्लियर कर लें, एक बार किसी चैप्टर को क्लियर कर लें तो फिर हमें कहीं भी दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना विस्तार से पढ़ रहे हैं, पूरे विस्तार से, कि कहीं भी रीजनिंग हमें पुनः पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है उसको देखिएगा। देखिए काफी टफ क्लास का क्वेश्चन है, काफी टफ क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन यह बनेगा काफी इजी वे में। वही एक्सपांशन ऑफ डाइस का क्वेश्चन है, और एक्सपांशन ऑफ डाइस जो है वह लोअर पीसीएस, यूपीएससी और साथ ही साथ जो भी दरोगा वगैरह का मेंस का एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक पासे की 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है, यानी देखिएगा काफी आराम से बनाएंगे इसको, ए से लेकर के एफ तक, यानी ए बी सी डी ई और एफ लिखा हुआ है, ई और एफ लिखा हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन कि तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा गया है, प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा गया है, जो क्या है 1 से लेकर 6 तक है, 6 सतहें हैं तो 6 तक का अंक होगा। अब आगे बोला है विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। देखिए काफी अच्छा टर्म बोला हुआ है क्या, कि विपरीत सतहों पर, यहाँ पर देखिएगा विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग, विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग जो है क्या है, विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 है। बस इसी को ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान में रखना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन ये बोला है, आगे देखिए क्या बोला है
कि अब हमें एक्सपांशन ऑफ डाइस का निर्माण करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए एक्सपांशन ऑफ डाइस जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे बनता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसमें कौन कौन सी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है, कौन कौन सी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए कुछ इस प्रकार का डाइस बनता है ना एक्सपांशन ऑफ डाइस के अंतर्गत, कुछ इस प्रकार का डाइस आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार का डाइस आप सभी को देखने के लिए मिलता है, यानी एक्सपांशन ऑफ डाइस के अंतर्गत जो होता है, जो भी सतह एक दूसरे के अंतराल पर होती है वे सभी सतह क्या होती है, तो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वो बोल रहा है कि विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग क्या है, 7 है। तो जो भी सतहें विपरीत लिखी जाएंगी ना उन सभी का योग कितना होगा, तो उन सभी का योग 7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिएगा काफी आराम से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जो है एफ का ए और एफ पड़ोसी नहीं है। क्वेश्चन ये बोला है कि ए और एफ पड़ोसी नहीं है तो विपरीत होगा, और विपरीत कन्फर्म विपरीत यही ना होता है कन्फर्म विपरीत, कि जो सतह ऊपर है उसके नीचे वाला सतह जो होता है वह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी और अंक 3 न तो पड़ोसी है और न ही एक सतह पर है, ठीक है। सी और जो अंक 3 है वह न तो पड़ोसी है और न ही एक सतह पर, यानी यहाँ पर यदि 3 को लिख दिया जाए, 3 को यहाँ पर लिख दिया जाए तो सी को यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि न तो ये पड़ोसी है और न ही एक सतह पर है। और जब पड़ोसी नहीं है, पासा बोलता है, डाइस का यह नियम बोलता है कि जो भी पड़ोसी नहीं होगा ना वह सीधे के सीधे क्या होगा, तो वह सीधे के सीधे विपरीत होगा। बस एक ही नियम को फॉलो करना है कि जो पड़ोसी नहीं है वह सी क्या है, तो विपरीत है, यानी सी और 3 क्या है, विपरीत हुए। और एक और यहाँ पे नियम बोलता है, यही जो क्या है मेन नियम है इसका, कि विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पर यदि 3 है ना तो सी के साथ क्या लिखेंगे, 4, तभी ना 7 होगा, होगा ना। अब देखिए आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि ई और 6 जो है समान सतह पर है, ई और 6 जो है समान सतह पर है, ठीक है। अब देखिए बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, बी और अंक 3 जो है वो भी समान सतह पर नहीं है, ठीक है। बी और अंक 3 माने एक सतह पर नहीं है, तो यहाँ पर बी को लिख सकते हैं ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि ई और 6, तो यहाँ पर बचा हुआ है, तो ई और 6 क्या है, एक समान सतह पर हुए ना, तो ई और 6 एक समान सतह पर हुए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना है, 7 है। तो ई का अपोजिट क्या है, बी है ना, ई का अपोजिट बी है, तो ई पर जब 6 है तो बी पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना, बी पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, यानी जहां ए रहेगा वहां पर 2 नहीं रहेगा, तो ए का अपोजिट क्या है, एफ है। जब समान सतह पर नहीं रहेगा तो विपरीत रहेगा, बस इसी बात को तो फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर 2 होगा तो एक के साथ क्या हो जाएगा, 5। क्यों होगा, क्योंकि विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग क्या है, तो 7 है, तभी ना 2 और 5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो निम्न प्रश्नों का उत्तर है, सतह डी पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए डी तो इसमें देखेंगे, डी कहाँ है, देखे नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर ई से लेकर के ई तक के अंक है ना, तो इसमें से कौन कौन लिख दिए, 5 सतह तो हमने लिख दिया, ए बी सी ई और एफ, लेकिन डी को नहीं लिखा, तो डी कहाँ रहेगा, तो डी इसके साथ रहेगा ना, डी इसके साथ, क्योंकि छठा सतह वही बच रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डी पर कौन सा अंक है, तो डी पर कौन सा अंक है, तो डी के साथ 3 है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ना। देखिए इसके आंसर में है, जो आंसर के ऑप्शन में तीनों का आंसर नहीं दिया है, टाइपिस्ट गलती कर दिया है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी पर कौन सा अंक है, तो डी पर अंक है, एक का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरे का देखिए, दूसरा सतह सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, सतह सी के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो सी के विपरीत कौन सा है, यहां से देखिए सी का विपरीत कौन सा है, डी, यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। थर्ड में बोला है कि सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, सतह ए पर 5 लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
यानी तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी अच्छे क्लास का क्वेश्चन है, काफी बेस्ट क्लास का क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी आराम से बनाते हुए रीजनिंग को हम लोग समझते हुए चलेंगे और काफी इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखते ही देखते आप रीजनिंग के कुछ विशेष टर्म्स जो कि आप समझते नहीं थे, उसको देखते ही देखते सॉल्व कर जाएंगे। देखिए मेरा जो मेथड है अभी काफी थोड़ा सा आप लोग नए हैं। मैं जो पढ़ाता हूँ थिंक विदाउट इंक मेथड से साइलोगिज्म का नाम, न्याय का नाम सुने होंगे, जो कि जिसका क्वेश्चन बनाने के लिए कितने गोले बनाए जाते हैं, लेकिन इसको आप लोग केवल देखेंगे और देख करके बनाएंगे। पहले मैं उसी को स्टार्ट करता, लेकिन दुनिया होने की वजह से नहीं, ऑनलाइन क्लासेज होने की वजह से मैंने डाइस को स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको करना क्या है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन तो काफी इजी क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इजी है और एक्सपांशन पासे का घुमाव जो बताए थे उसी पर तो है। देखिए इसको मिटाते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग बनाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इसे तो देख करके ही आप बना सकते हैं ना। देखिए क्या बोल रहा है कि एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, उस फिगर में क्या दिया है, तो फिगर में देखिए बताए थे ना कि एक एक बॉक्स के अंतराल पर जो सतह प्राप्त होती है ना, वह एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक एक बॉक्स के अंतराल पर जो सतह प्राप्त होती है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट बी हो जाएगा। फिर देखिए एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ई का अपोजिट सी, और बचा हुआ जो रिमेनिंग सतह होती है यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए आराम से बनाइएगा, क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो काफी आराम से करें, कंसंट्रेट होकर करें। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं दे, क्या करें, कंसंट्रेट करें और ज्यादा चैटिंग पर ध्यान नहीं दे। ठीक है, चैटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्लासेस करना है, काफी आराम से करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए करना क्या है हमें, कि बोल रहा है, अब देखिए नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, केवल उस ऑप्शन में देख लेना है। ऑप्शन ए में क्या दिया है कि एफ बी ई, देखिए एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट है तो साथ नहीं रख सकते, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ और बी को साथ में दिया हुआ है और ये लोग अपोजिट हैं तो ये लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया है ई एफ डी। देखिए ई एफ और डी यह तीनों ही सतह जो है, ई एफ और डी कहीं भी अपोजिट है, ई और एफ अपोजिट है नहीं है, डी भी अपोजिट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन, शायद आप सभी लोग बना भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना भी लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट देखने के बाद ऐसे क्वेश्चनों को तो केवल आप लोग उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट 2 है ना, 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 5 है, और 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट 6। बातों को ध्यान से समझिए, 4 का अपोजिट क्या है, तो 6 है। हमें करना क्या है, केवल डाइस को देखना है और टिक आउट कर देना है। देखिए 3 2 5, तो 3 5 एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है, यह अपोजिट सरफेस है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, एक नंबर डाइस नहीं होगा। दूसरे नंबर की जांच करते हैं। दूसरा नंबर देखिए 6 4 3, 6 और 4 अपोजिट है, ए भी नहीं होगा, पास में है। तो तीसरे नंबर डाइस को देखते हैं। अब देखिए 2 3 5, अब देखिए 2 3 5, 3 और 5 फिर साथ में हो गए, 3 और 5 फिर साथ में हो गए, तो 3 और 5 साथ में हो गए, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बचा हुआ चौथा डाइस है वो हो जाएगा। देख लीजिए उसमें 1 3 4 दिया हुआ है, तो 1 3 4 कोई भी अपोजिट नहीं है, 4 नंबर हमारा डाइस आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, काफी देख करके तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। इस क्वेश्चन को काफी आराम से बनाए हुए हैं हम लोग, काफी अच्छे से किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसे बनाते हैं। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है, जब भी
फिलिंग ऑफ डाइस की बनाते हैं तो उनमें से किन्हीं दो डाइस को लेते हैं। किसको किसको? तो फर्स्ट और सेकंड को। क्यों? जिसमें नहीं दिया होता है, जिसमें भरना होता है, केवल उसी को लिया जाता है। और इसमें जो हम लोग दे रहे हैं ना, तो जो फर्स्ट और सेकंड डाइस होते हैं इनमें दो प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। दोनों को हमने देख लिया है कि वन सरफेस कॉमन पर आता है, सेकंड आता है टू सरफेस कॉमन पर, तो दोनों को हमने देख लिया। चलिए फर्स्ट वाले पर जो दिया हुआ है रविवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। देखिए रविवार दोनों में तो क्या करते थे हम लोग कि रविवार से क्लॉकवाइज चलना है, तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज का मतलब होता है ना, जैसे कि घड़ी चलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं। रविवार के बाद क्या हो जाएगा? रविवार के बाद मंगलवार होगा ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार। 31 नंबर क्वेश्चन है गुरुवार। और देखिए सेकेंड नंबर डाइस में चलते हैं। सेकेंड नंबर डाइस में रविवार लिख दिए, कॉमन सरफेस है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बुधवार हो गया। और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद हो जाएगा रविवार, बुधवार, और उसके बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अब देखिए ये सभी सतहें क्या होगी? आमने सामने वाली। ये सभी सतहें एक दूसरे के अपोजिट होगी। और ये भी बताए थे कि कॉमन का अपोजिट क्या होता है? तो कॉमन का अपोजिट हमेशा हिडन होता है। बातों को ध्यान से समझिए, कॉमन का अपोजिट क्या होता है? तो हिडन होता है। अब देखिए यह जो गुरुवार है वो फर्स्ट वाले डाइस में दिखाई दे रहा है ना, लेकिन सोमवार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट वाले डाइस में देखिएगा, लास्ट वाले डाइस में स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, सोमवार कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। रविवार का अपोजिट क्या हो जाएगा? रविवार का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो सोमवार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमें एक्सपांशन ऑफ डाइस का निर्माण करना है। एक्सपांशन ऑफ डाइस का निर्माण करना है। ऐसे कुछ इस प्रकार के डाइस एक्सपांशन ऑफ डाइस के अंतर्गत आते हैं, और इस प्रकार के डाइस हम लोग बनाते हैं ना एक्सपांशन ऑफ डाइस में। देखिए शुरू से ही बनाते आ रहे हैं। और हमेशा हमने बताया था वन सरफेस कॉमन में क्या करना है? तो कॉमन सरफेस को ऊपर रखना है, यानी रविवार को, और नीचे किसको रखेंगे? सोमवार को। और कहां से स्टार्ट करेंगे? तो राइट से स्टार्ट करेंगे। और रविवार के बाद क्या है? मंगलवार, तो यहाँ मंगलवार लिख दिए। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे गुरुवार को। बातों को ध्यान से समझिए, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज चले हुए हैं। और मंगलवार का अपोजिट क्या है? बुधवार लिख दिए, क्योंकि एक सतह के अंतराल पर क्या होते हैं? तो अपोजिट सतह होती है। अब देखिए गुरुवार का अपोजिट क्या है? शुक्रवार, यही ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गुरुवार, सोमवार। देखिए लास्ट वाला जो दिया रहता है ना, लास्ट वाला, उसमें कैसे चलना है? तो लास्ट वाले में कुछ इस प्रकार का डाइस जो दिया रहता है, उसमें चलना कैसे है? तो उसमें ऐसे चलना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो गुरुवार, उसके बाद सोमवार, और उसके बाद क्या है? यहाँ पर स्टार का साइन होता है। ऐसे क्लॉकवाइज ही तीनों में चलना है। अब करना हमें क्या है? तीनों में क्लॉकवाइज चलना है। बातों को ध्यान से समझिए। तो जहां पे गुरुवार होगा ना, वहां से क्लॉकवाइज चल देंगे। तो गुरुवार से ऐसे चले तो हमारा आंसर क्या हो गया? बुधवार हो गया। हुआ ना, घड़ी के दिशा में चल दिए, हमारा आंसर क्या हो गया? बुधवार हो गया। चलिए बुधवार हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो शायद वो भी बन गया होगा, लेकिन वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें टू सरफेस कॉमन नहीं है, वन सरफेस कॉमन वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि पेरिस, दोहा, टोक्यो, पेरिस, दुबई, सिंगापुर, यानी पेरिस दोनों में कॉमन है। पेरिस यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, पेरिस से हमें क्या करना है? कॉमन से हमेशा चलना है। पेरिस के बाद टोक्यो, क्लॉकवाइज चल रहा है टोक्यो, और उसके बाद क्या हो जाएगा? दोहा। ठीक है, यहाँ भी पेरिस लिख दिए, यहाँ भी पेरिस लिख दिए। और पेरिस से हमें क्या करना है? चलना है कैसे? तो क्लॉकवाइज चलना है। तो पेरिस लिख दिए, पेरिस के बाद दुबई लिख दिए, और दुबई के बाद क्या लिख देंगे? पेरिस के बाद दुबई, और दुबई के बाद सिंगापुर लिख दिए ना, सिंगापुर। अब देखिए करना क्या है, हमें क्या करना है? तो ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। कलकत्ता दिखाई नहीं दे रहा, कलकत्ता। अब बस डाइस निर्माण करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। डाइस देखिए कुछ इस प्रकार का डाइस बन रहा है ना। कमल को ऊपर रखेंगे, पेरिस को यहाँ लिख दिए, और नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे कलकत्ता लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट होता है, लिखते हैं एक दूसरे के विपरीत में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट साइड से भरते हैं। तो पेरिस के बाद क्या होता है? टोक्यो, क्लॉकवाइज देखिएगा,
टोक्यो, टोक्यो के बाद क्या है, दोहा, दोहा है ना। अब टोक्यो का अपोजिट क्या है, तो दुबई है, और दोहा का अपोजिट क्या है, तो सिंगापुर है। दोहा का अपोजिट क्या है, तो सिंगापुर है। अब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला है कि सिंगापुर कलकत्ता लास्ट में दिया हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है। देखिए बना दे रहे हैं एक सिंगापुर, देखिएगा यहाँ पर सिंगापुर कहाँ लिखा है, तो ऊपर लिखा है सिंगापुर, उसके बाद कलकत्ता, देख लीजिए एक बार। और इसके बाद ऐसे बताए थे ना कि हमेशा तीर का अंतिम निशान कहाँ रहना चाहिए, तो जो क्वेश्चन में खाली स्थान दिया हुआ है, इम्पटी का दिया हुआ है बॉक्स और सरफेस दिया हुआ है, वहीं पर रहना चाहिए। तो क्या करना है, हमें सिंगापुर से चलना है। सिंगापुर से कैसे चलना है, अब ऐसे चलना है, ऐसे चलना है ना, क्लॉकवाइज चलना है। सिंगापुर से हम ऐसे चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे ना यहाँ से, तो एक सरफेस तो ये हो गया, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पर सरफेस कौन आ रहा है, तो देखिए एक बात हमने बताया था कि जो यहाँ पर सरफेस होता है ना, यहाँ पर जो ये सरफेस होता है, यही सरफेस यहाँ पर होता है, ठीक है। जो ए सरफेस होता है कौन, ए वाला, यही सरफेस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो। बातों को ध्यान से समझिए, टोक्यो क्या हो जाएगा, जो ये सरफेस होता है यही यहाँ पर घूम करके आता है, यही घूम करके आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टोक्यो। क्या होगा, टोक्यो होगा। ठीक से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए करना क्या है हमें, जो जब हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो एक तो ये हो गया, उसके बाद सेकंड वाले डाइस में आ गए कोलकाता वाले सेकंड वाले सरफेस में, और उसके बाद देखिए थर्ड वाला जो यहाँ पर जो सरफेस बन रहा है, यही सतह यहाँ पर आता है, यही सतह क्या आता है, तो यहाँ पर आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, टोक्यो हो गया। चलिए टोक्यो आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसको। 33 नंबर क्वेश्चन जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन, उसमें कुछ साइन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन दिया हुआ है, कौन सा कॉमन है, तो दोनों में एन कॉमन है ना, वाले सरफेस कॉमन वाला है, तो एन से ले लिए, दोनों में एन कॉमन है, बस एन को लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर एन कॉमन है, तो एन लिख दिए, यहाँ पर एन से क्लॉकवाइज चलना है, एट द रेट आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, फिर इसमें भी एन कॉमन होगा, और एन के बाद क्या है, ट्रायंगल का साइन है, उसके बाद क्या है, तो टी है। अब देखिए क्या करना है, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। हमें बस डैश का निर्माण करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है, हमें राइट साइड से भरना है। कैसे भरना है, तो राइट साइड से भरना है। देखिए कैसे भरना है कि क्या होगा, यहाँ पर एट द रेट हो जाएगा, और एट द रेट के बाद ये साइन आ जाएगा। अब देखिए एट द रेट का अपोजिट क्या होता है, तो एट द रेट का अपोजिट ट्रायंगल होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इस साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए एन का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पर जेड है। बस डाइस ड्रॉ हो गया। कुछ इस प्रकार के डाइस हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डाइस जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। कुछ इस प्रकार का डाइस हमें देखने को मिल रहा है, तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जेड, यहाँ पर टी, और यहाँ पर एट द रेट, ऐसे घुमा सकते हैं ना हमको, तो फिर जेड से ऐसे घुमा दीजिए, हो जाएगा आंसर। जेड से ऐसे घुमा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, एट द ट्रायंगल आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 कॉमन और 2 सरफेस कॉमन वाला क्वेश्चन है, काफी इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए हमारा केवल 1 सरफेस कॉमन वाला है ना, तो उसी को सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, हमें फर्स्ट 2 डाइस को ले लेना है। ले लिए यहाँ पर फर्स्ट 2 डाइस पे, एक बार समझ लीजिए। आप देख करके क्या करेंगे, थिंक विदाउट इंक मेथड से केवल देखेंगे। क्यूपीएस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर एस क्यू आर दिया हुआ है। एस क्यू आर क्या क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन सतह कौन कौन सी है, तो एस है, और क्या दिया हुआ है, क्यू। एस और क्यू दोनों में, एस और क्यू दोनों में, तो पी और आर जो अनकॉमन सतह होती है ना, अनकॉमन सतह है, अनकॉमन सरफेस जो होती है, वो क्या होता है, अपोजिट, यानी पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट आर हो जाएगा। और जो लास्ट वाला में भरना रहता है ना, जो लास्ट वाले में भरना रहता है, वो क्या होता है कि जो विपरीत सतह यहाँ पर यानी अनकॉमन जो प्राप्त होता है ना, वही लास्ट वाले में भरा जाता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, आर, पी और आर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पी और आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करना है हमें कि जो अनकॉमन सरफेस प्राप्त हो रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो अनकॉमन सरफेस प्राप्त हो रहे हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए कौन कौन कॉमन है, तो लाल पीला कॉमन है, तो नीला और हरा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नीला और हरा आंसर हो जाएगा। एक बार बना करके दिखा देते हैं, एक बार बना करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पीला लाल लिया हुआ है ना, पीला, और उसके बाद देखिए इसको पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसको बनाते हैं। काफी इजी वे में, काफी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लाल लिख दिए, यहाँ पर पीला लिख दिए, यहाँ पर क्या लिखे, तो यहाँ पर नीला लिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, लाल, उसके बाद पीला, और उसके बाद क्या दिया है, हरा। देखिए ये दोनों कॉमन में लाल पीला बचा क्या, नीला हरा, तो नीला और हरा क्या हो जाएगा, नीला और हरा, यही आंसर हो जाएगा। नीला और हरा क्या हो जाएगा, जो अपोजिट में प्राप्त होगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पीडीएफ के पूरे पोर्शन को सॉल्व कर दिया, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, और यानी डाइस हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया, डाइस हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी सेंड किया था, उसको मैंने सॉल्व करके सेंड कर दिया है, ठीक है। डाइस के किसी भी पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे आशा है कि आप सभी लोग जरूर सॉल्व करेंगे, और मुझे आशा है कि मेरा यह प्रयास आप सभी को जरूर अच्छा लग रहा होगा। तो कमेंट में, पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।